हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हॉर्मोन्स इन एनिमल्स एंड इन स्पेसिफिक हम लोग देखने वाले हैं कि हॉर्मोन्स कहाँ कहाँ से रिलीज होते हैं इन अ ह्यूमन बॉडी। इस पर्टिकुलर स्लाइड में हम लोग देखने वाले हैं कि हॉर्मोन्स इन एनिमल्स का एक पर्टिकुलर केस कैसे काम करता है। तो चलो शुरू करते हैं। सम एनिमल्स लाइक डॉग्स और इवन ह्यूमंस, स्क्विरल्स, एनीथिंग experience certain chemical changes in a scary situation where they prepare themselves for fight or flight. So fight और flight responses होते हैं। So अगर आपको कोई dangerous emergency situation दिख रही है तो आप वहाँ से या तो भाग सकते हो या तो आप अटैक कर सकते हो। अगर आपको कोई दिख रहा है कि वो डेंजर है, सपोज कोई let's say a dog sees a human being who's try to attack, ठीक है, तो अगर अटैक करने की कोशिश करता है कुत्ता क्या कर सकता है, डॉग क्या कर सकता है, या तो भाग सकता है या तो अटैक करने के लिए आ सकता है। एंड सेम विद ह्यूमंस, अगर ह्यूमंस को कोई सिचुएशन दिखती है तो यू कैन रिएक्ट बाय आइदर अटैकिंग और बाय रनिंग अवे। इन बोथ दीज सिचुएशंस आपके बॉडी को कुछ तैयारी करनी चाहिए, आपकी बॉडी को रेडी हो जाना चाहिए। तो आपने देखा होगा डॉग को जब आप ऐसे हाथ ऊंचा करते हो तो ऐसे रेडी हो जाता है, ठीक है। सो दैट इज द आउटर रिस्पॉन्स विच यू सी, बट इनसाइड व्हाट हैपेंस इज केमिकल चेंजेस कुछ होते हैं उसकी बॉडी में। So the dog or the animal or the squirrel needs to be ready on various locations in the body. इसका मतलब क्या, जैसे हमने बोला कि भाई ऊपर से तो वो दिख रहा है, अंदर से केमिस्ट्री हो रही है उसके, बट अलग अलग जगह पे उसको रेडी होना चाहिए, अलग अलग जगह पे अलग अलग रिस्पॉन्सेस उसके होने चाहिए उस केमिकल के। कैसे? This change is brought about by adrenaline hormone which is released by adrenal glands. रीनल का मतलब होता है रिलेटेड टू किडनीज। सो एड्रीनल ग्लैंड्स आर ऑन टॉप ऑफ द किडनीज। सो आपको दिख रहा है डायग्राम में कि एड्रीनल ग्लैंड्स कहाँ है। सो एड्रीनल ग्लैंड्स आर रिलेटेड टू रीनल किडनीज विच रिलीज दिस हार्मोन कॉल्ड एड्रेनलिन हार्मोन। ओके, तो ये रश ऑफ ब्लड हो जाता है, फिर आपकी स्किन ठंडी पड़ जाती है एंड देन पसीने छूटने लगते हैं। ऑल दीज थिंग्स हैपन बिकॉज ऑफ दिस एड्रेनलिन हार्मोन। अब एक केमिकल आपकी बॉडी में इतने चेंजेस कैसे ला सकता है? सो इट हैपेंस, इट ट्रेवल्स टू वेरियस लोकेशंस इन द बॉडी और वो अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग इफेक्ट लाता है। कैसे? विच इज डायरेक्टली रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो अलग अलग लोकेशंस पे कैसे पहुंचेगा वो? ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। तभी देखो, हॉर्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स। इनका काम कैसे अलग है न्यूरॉन से? सी, न्यूरॉन्स कैरी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस वेरी फास्ट। हॉर्मोन्स are chemical messengers which are slow, but nerves या electrical impulses cannot reach every place, every cell, but these can reach every cell. अब कैसे every cell पे पहुंच पाएंगे? If they are traveling through blood, so these are directly released into the bloodstream to reach and inform target organs. अब target organs का कुछ example लेते हैं। जैसे एड्रीनलिन रश से होता क्या है, देखो, सबसे पहले हार्ट तक पहुंचता है तो हार्ट क्या करता है? हार्ट बीट्स फास्टर। अब हार्ट बीट क्यों फास्ट करना है सोचो। देखो, जब अगर मुझे फाइट या फ्लाइट सिचुएशन रखनी है या फिर मुझे अटैक करना है या मुझे भागना है, इट्स नॉट अ रेस्टिंग सिचुएशन, लेकिन आराम से बैठा, ऐसा नहीं है। इट्स अ सिचुएशन वेर यू नीड टू एक्ट। नाउ यू नीड टू एक्ट का मतलब है योर मसल्स नीड टू एक्ट। अगर आपको उसको अटैक करना है देन योर मसल्स शुड मूव, शुड कॉन्ट्रैक्ट, है ना, और यू हैव टू रन अवे देन ऑल्सो योर मसल्स शुड कॉन्ट्रैक्ट। सो इन दैट सिनेरियो आप समझ रहे हो कि हार्ट को क्यों बीट फास्ट होने की जरूरत है? बिकॉज मसल्स विल स्टार्ट वर्किंग मोर देन द नॉर्मल सिचुएशन एंड बिकॉज दे आर वर्किंग मोर दे नीड मोर ऑक्सीजन। तो ये हार्मोन ने क्या किया? हार्ट को जाके बताया कि फास्ट बीट करो। क्यों? क्योंकि फाइट और फ्लाइट सिचुएशन है। तो हार्ट को बोला जल्दी से बीट हो टू सप्लाई मोर ऑक्सीजन एंड मोर एनर्जी टू द मसल्स, राइट। सो ये था एड्रेनलिन का काम towards the heart. Then what happens to diaphragm and rib muscles? Diaphragm and rib muscles also contract. Now when they will contract, they will make some space for my lungs to expand. और जैसे वो diaphragm expand होगा, diaphragm contract होगा, lungs expand होंगे, you will get more oxygen which will reach the blood streams and which will reach your target muscles. समझ में आ रहा है? सी, इफ आई वांट टू रन अवे, माय लेग मसल्स, माय हैंड, फुल बॉडी, पूरी बॉडी के मसल्स मेरे कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, टाइट होने चाहिए।
तो हर एक मसल को काम करने के लिए ब्लड स्ट्रीम से ऑक्सीजन की जरूरत है। अब वो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? तो ऑक्सीजन आएगा कहाँ से? लंग्स से आएगा। और लंग्स में कैसे आएगा? अगर डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी। सो यू नीड टू हैव एड्रेनालिन which talks to diaphragm and rib muscles. They tell those muscles, diaphragm muscles to contract. समझ में आ रही बात? सो दैट आपका ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाता है, और ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होने की वजह से ऑक्सीजन ज्यादा मिलने लगता है जो आपके मसल्स को चाहिए। स्केलेटल मसल्स पे क्या असर होता है? देखो, दे गेट मोर ब्लड टू प्रोवाइड द एनर्जी। अब देखो, ये सिचुएशन की वजह से हमारे लेग्स के, हमारे हाथों के, हमारे कोर के मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन और ज्यादा एनर्जी ब्लड से मिलने लगी। यस। एंड लास्ट इज डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन। डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन का क्या प्रायोरिटी है? ओके, आप सोच रहे होंगे स्किन का तो पता नहीं, बट डाइजेस्टिव सिस्टम की तो प्रायोरिटी नहीं। सी, अगर आपको कोई देख रहा है, कोई डेंजर है, अगर आपके सामने ट्रेन है, आपको भागना है, देन योर स्केलेटल मसल्स टेक प्रायोरिटी टू गेट दोज द एनर्जी एंड द ऑक्सीजन सो दैट दे कुड वर्क। अगर वही थक जाएंगे तो आप भाग कैसे पाओगे? सो फॉर राइट नाउ डाइजेस्टिव सिस्टम टेक्स अ बैक सीट। डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्लड सप्लाई कम हो जाता है। कैसे? वहां के आर्टरीज जो होते हैं वो थिन हो जाते हैं, सो दैट वहां पर ब्लड सप्लाई कम हो जाता है। सी, एड्रेनलिन ने क्या किया? एड्रेनलिन हार्मोन ने वो आर्टरीज को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, कहीं के आर्टरीज को एक्सपांड कर दिया, जिससे प्रॉपर जगह पर, प्रायोरिटी जगह पर ऑक्सीजन और ब्लड अच्छे से पहुंचता है। ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है। तो आपने कभी देखा होगा स्किन, कभी कभी आप डरते हो तो स्किन ठंडी हो जाती है ना? कभी आप टेंशन में हो तो स्किन ठंडी हो जाती है। इंटरव्यू में गए, स्टेज के सामने खड़े हो गए, है ना, तो आपकी स्किन ठंडी पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि एड्रेनलिन रश हो रहा है। क्यों एड्रेनलिन रश हो रहा है? बिकॉज इट वांट्स कि हार्ट बीट बढ़े। इट वांट्स कि हार्ट बीट बढ़ के आपके मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन मिले। ऑक्सीजन मिलने के लिए डायफ्राम को जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। ऑल दीज थिंग्स हैपन बिकॉज ऑफ दिस वन हार्मोन। सो इट्स अ केमिकल मैसेंजर, स्मॉल केमिकल मैसेंजर which tells your target organs, cell and cell, each and every cell को वो बताता है कि अभी आपको इस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, और ये रिस्पॉन्स की वजह से आपकी जान बच सकती है, या फिर आप वो अटैक उसको कर सकते हो। सी, इफ यू थिंक अबाउट अ टाइगर को अगर अटैक करना है तो भी उसको एड्रेनलिन रश चाहिए, या उसको लेट्स से कोई और एनिमल को भागना है तो भी उसको एड्रेनलिन रश चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों के लिए, हंटर के लिए और हंटेड के लिए, दोनों के लिए प्रायोरिटी क्या है? हार्ट रेट बढ़े, ब्रीदिंग रेट बढ़े, मसल्स को ऑक्सीजन और ब्लड मिलता रहे, और डाइजेस्टिव सिस्टम और स्किन का भी प्रायोरिटी नहीं। क्लियर है? बहुत अच्छा। दिस वे दीज हॉर्मोन्स आर पार्ट ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? दिस एंडोक्राइन सिस्टम इज बेसिकली विच कंट्रोल्स, केमिकली कंट्रोल्स द थिंग्स विच आर हैपनिंग इन योर बॉडी, जैसे कि ग्रोथ, जैसे कि ये एड्रेनलिन। सो एंडोक्राइन सिस्टम, ये वर्ड आपको याद रखना है, विच इंस्ट्रक्ट्स योर बॉडी कि अभी ग्रोथ करनी है, या फिर अभी भाग जाना है, या अभी एक्साइटमेंट फील होना चाहिए, या अभी सैडनेस फील होना चाहिए। सो ये सब चीजें एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है। ये जो हॉर्मोन्स है या जो ये ग्लैंड्स हैं, ये एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है, विच कॉन्स्टिट्यूट्स द सेकेंड वे ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। फर्स्ट वे was through the neurons and the second way is through these hormones. अभी हम लोग इसको हटाने के बाद नेक्स्ट बात करने वाले हैं ऑफ द एग्जाम्पल्स, जहां पर अलग अलग हॉर्मोन्स जो हमारी बॉडी रिलीज करती है। बट उससे पहले क्वेश्चन एक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इट सेज, हाउ डज आवर बॉडी रिस्पॉन्ड व्हेन एड्रेनलिन इज सिक्रेटेड इनटू द ब्लड। ये रहे रिस्पॉन्सेज, आप लिख सकते हो सारे के सारे। क्लियर? ओके, अब इसको हटाने के बाद मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। Now let us look at some examples of the hormones which are released in a human body, और उनसे क्या इफेक्ट आता है, क्या सिग्नल्स मिलते हैं ह्यूमन बॉडीज को। Now you should remember hormones are those chemical signals या chemical signs जो एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ अ बॉडी में रिलीज होता है, एंड थ्रू द ब्लड स्ट्रीम वो एनिमल्स के केस में वो अपने टारगेट ऑर्गन के पास वो जाता है। सो बनता कहीं और है और जाता और इफेक्ट कहीं और देता है वो। आयोडीन इज नेसेसरी फॉर मेकिंग थायरोक्सिन हार्मोन। ये कौन बनाता है? ये बनाता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड होती है यहां पर, तो आपको डायग्राम में भी दिखता रहेगा कि कौन सी ग्लैंड कहां पर है और वो कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, वो नाम आपको याद रखना पड़ेगा। सो नाउ आयोडीन इज नेसेसरी थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए, जो थायराइड ग्लैंड बनाता है।
अभी थायरोक्सिन हार्मोन करता क्या है, इट इज यूजफुल इन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब लेट्स से डाइजेशन, या फिर उसको कुछ तो केमिकल चेंज करने का जिससे वो यूज हो। सी अगर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट अगर मेटाबोलाइज या रिएक्ट नहीं हुए प्रॉपरली तो हमारी बॉडी में यूज ही नहीं हो पाएंगे। ओके, सो दैट सिनेरियो में आर ग्रोथ विल बी अफेक्टेड। तो ग्रोथ नहीं अच्छा होगा बॉडी का, अच्छा ग्रोथ के लिए आपको ये रिसोर्सेज की जरूरत है ना, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सबकी जरूरत है आपको। तो ये अगर मेटाबोलाइज ही नहीं होगा, ये केमिकली प्रॉपरली रिएक्ट ही नहीं होगा, तो फिर ग्रोथ इफेक्ट होगी। तो उसके लिए आपको आयोडीन की जरूरत क्यों है? क्योंकि आयोडीन ही जरूरी है थायराइड ग्लैंड को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए, जो जरूरी है ग्रोथ के लिए। सो अगर आप आयोडीन नहीं लेते हो, आप सोचोगे भाई आयोडीन से क्या होता है, मैंने तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन खाया है, मेरी बॉडी बढ़नी चाहिए। बट नो, आयोडीन की जरूरत पड़ती है थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए, जो आपको ग्रोथ में इनडायरेक्टली काम आने वाला है। सो यू शुड अंडरस्टैंड ये जो माइक्रो एलिमेंट्स जो होते हैं, है ना, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। सो ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे आपके खाने में आयोडीन होना चाहिए, आपके खाने में मिनरल्स होने चाहिए, विटामिन होने चाहिए। तो आप बोलेंगे भाई विटामिन का क्या संबंध है, मुझे तो भागना है, मुझे तो पहाड़ चढ़ना है, उसके लिए विटामिन की क्या जरूरत है? विटामिन तो मैं डाइजेस्ट करता नहीं। बट विटामिन की जरूरत कोई और चीज के लिए होती है, इनडायरेक्टली होती है। सो इवन इफ यू हैव कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, वो मेटाबोलाइज तो हो, उसके लिए आपको थायरोक्सिन हार्मोन की जरूरत है जो थायराइड ग्लैंड बनाता है, और उसके लिए आयोडीन ये एलिमेंट की जरूरत है। इसीलिए आयोडाइज्ड नमक बोलते हैं खाने के लिए ना, आयोडाइज्ड सॉल्ट बोलते हैं। अगर उसकी डेफिशिएंसी हो तो गोइटर हो जाता है, स्वोलन नेक हो जाता है, तो जो थायराइड ग्लैंड है वो स्वोलन हो जाती है। तो आपको याद रहेगा कि यहां पर होती है थायराइड ग्लैंड, जिसकी अगर फंक्शनिंग कम हो जाए आयोडीन की कमी की वजह से, तो थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनता, और यहां पर वो दिखता है स्वोलन। ठीक है, वो बीमारियां बहुत कम होती है, बिकॉज लोग जनरली आयोडाइज नमक खाते हैं, नमक खाने में कोई कमी नहीं है, इसलिए गोइटर इतना प्रेवेलेंट नहीं है, बहुत रेयरली लोगों को अभी होता है। Then next hormone we should talk about is growth hormone. Growth hormone which is secreted by pituitary gland. Pituitary gland कहां पर आपको दिख रहा है? So it is released by pituitary gland which regulates growth and development. So growth hormone नाम से ही समझ रहा है, it regulates growth and development. ठीक है, कभी कभी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का इशू गड़बड़ हो जाता है, तो कुछ लोगों को डेफिशिएंसी अगर हो जाए ग्रोथ हार्मोन की तो ड्वार्फिज्म होता है। ड्वार्फिज्म मतलब छोटे, तो कुछ लोगों की हाइट ही नहीं बढ़ती। तो अगर हाइट इनफ ना बढ़े, इसका मतलब ग्रोथ हार्मोन। अब आप बोलेंगे सर एक मिनट, हाइट बढ़ने के लिए तो सेल्स होने चाहिए, खाना अच्छे से खाना चाहिए, बट नो, ये हार्मोन ही आपके सेल्स को बोलेगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ग्रो होने के लिए, है ना। इट इज सिग्नलिंग, केमिकल सिग्नलिंग। तो अगर वो रिलीज होगा और वो बॉडी के कोने कोने तक जाएगा, तब वो ग्रोथ की बातें होंगी, उंगलियां ग्रो होंगी, फेस ग्रो होगा, बोन्स ग्रो होंगे। देख रहे हो आप, एक केमिकल अगर जब तक हरी झंडी नहीं देता, जब तक वो रिलीज नहीं होता, जब तक वो जगह जगह पर नहीं पहुंचता, तब तक कितना भी कार्बोहाइड्रेट आप खा लो, कितना प्रोटीन, फैट, कितना भी खाना प्रॉपर खा लो आप, ग्रोथ हार्मोन अगर रिलीज नहीं होगा तो काम ही नहीं होगा। सो यू शुड अंडरस्टैंड दैट दीज हॉर्मोन्स आर सिग्नल्स, दीज हॉर्मोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट let's say chemicals in these processes for humans, for animals, for living beings, even for plants. ठीक है, puberty is defined by release of testosterone. टेस्टोस्टेरॉन जो मेल्स में होता है, वैसे तो फीमेल्स में भी रिलीज होता है, बट टेस्टोस्टेरॉन इन मेल्स एंड ईस्ट्रोजन, ओस्ट्रोजन जिसको आप लिखते हो बट ईस्ट्रोजन बोलते हो, इन फीमेल्स। सो टेस्टोस्टेरॉन इज रिलीज बाय एड्रिनल ग्लैंड्स, जो हमने देखा था पिछले स्लाइड में, और इट इज ऑल्सो रिलीज इन मेल्स इन द टेस्टिस। ओके, और जो ईस्ट्रोजन है दैट इज रिलीज विद प्रोजेस्टेरॉन इन द ओवरीज ऑफ फीमेल्स। सो ऑब्वियसली ये चीज रिलीज नहीं हो सकती मेल्स में, बिकॉज ये तो ओवरीज में रिलीज हो रहा है और ओवरीज मेल्स में नहीं होती। बट टेस्टोस्टेरॉन कैन बी रिलीज इन फीमेल्स बिकॉज एड्रिनल ग्लैंड्स उनके पास भी होते हैं, और ओवरीज भी थोड़ा सा टेस्टोस्टेरॉन रिलीज करते हैं। सो इससे प्यूबर्टी डिफाइन होती है। आप बोलेंगे प्यूबर्टी मतलब क्या? सो प्यूबर्टी का मतलब ये है, जो आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर आप पढ़ोगे तो आपको वहां रियलाइज होगा, प्यूबर्टी इज डिफाइंड बाय लॉट ऑफ थिंग्स डिफरेंटली इन मेल्स एंड डिफरेंटली इन फीमेल्स। फॉर एग्जाम्पल, वॉइस क्रैक हो जाती है मेल्स की, है ना, दाढ़ी मूंछ आना शुरू हो जाती है, पिंपल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना, फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब जो साइंस है, ये साइंस है प्यूबर्टी के। और ये किस हार्मोन ने डिसाइड किया? इन दो हार्मोन्स ने, इन मेल्स एंड फीमेल्स डिसाइड हुआ।
Then very important, very famous, insulin hormone. It is secreted by pancreas. Now pancreas is another organ जो ये इंसुलिन हार्मोन रिलीज करता है. अब इंसुलिन हार्मोन से क्या होता है, बहुत चीजें आपने सुनी होगी. जिसको डायबिटीज होता है उसको इंसुलिन के शॉट्स दिए जाते हैं. क्यों? क्योंकि मे बी वो इंसुलिन रिलीज नहीं करते, मे बी वो इंसुलिन कम रिलीज करते हैं, है ना. तो ऐसी कुछ तो भी बातें होती है. सो इंसुलिन हार्मोन सीक्रेटेड बाय पैंक्रियास हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द ब्लड शुगर लेवल्स. ब्लड शुगर लेवल्स रेगुलेट करने के लिए, तो जिनको डायबिटीज होता है उनका ब्लड चेक होता है और ब्लड में फिर पता चलता है कि कितना ब्लड शुगर लेवल है. अगर ज्यादा ब्लड शुगर लेवल है तो वो बोलते हैं कि भाई इतना ब्लड शुगर लेवल हुआ कैसे, है ना. इतना ब्लड शुगर लेवल जैसे ही होता है तो पैंक्रियास जो है वो इंसुलिन रिलीज करना स्टार्ट कर देता है जिससे वो ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में हो. बट आपके ब्लड में इतना सारा शुगर कैसे है, आपके यूरिन में इतना सारा शुगर कैसे है? तो इसीलिए होगा क्योंकि इंसुलिन रिलीज नहीं हो रहा होगा. ठीक है. और भी डायबिटीज के 2-3 प्रकार होते हैं तो उस तरीके से. बट द पॉइंट इज दैट इंसुलिन हार्मोन सीक्रेटेड बाय पैंक्रियास regulates blood sugar level. In absence of insulin, blood sugar levels rise, causing serious health hazards. डायबिटीज के जो और भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं. इट कैन कॉज ब्लाइंडनेस, इट कैन कॉज गैंग्रीन, मतलब उंगलियां जो है उनको कटवाना पड़ता है, ब्लाइंडनेस हो सकता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं डायबिटीज से. बिकॉज फाइनली इट इज रिलेटेड टू सम बेसिक फंक्शंस. इट इज रिलेटेड टू योर ब्लड स्ट्रीम. अगर ब्लड स्ट्रीम में ही प्रॉब्लम आ जाए, अगर ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा हो जाए तो इट अफेक्ट्स द होल बॉडी. ओके. नाउ द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ रिलीज्ड हॉर्मोन्स इज रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म. देखो कितना हार्मोन रिलीज होना चाहिए और कब रिलीज होना चाहिए, ये फीडबैक मैकेनिज्म से पता चलता है. फॉर एग्जाम्पल, ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये एक पर्टिकुलर एज से ही रिलीज होना स्टार्ट होता है. ईस्ट्रोजन जो है, प्रोजेस्टेरोन जो है, वो एक एज के बाद ही रिलीज होना स्टार्ट होता है और एक एज के बाद वो रिलीज ज्यादा नहीं भी होना स्टार्ट होता है. सो देयर इज अ पर्टिकुलर एज जहां पर वो बहुत ज्यादा. सो टाइमिंग एंड अमाउंट, एक एज होती है, एक टाइमिंग होती है जब वो बहुत ज्यादा रिलीज होता है. दिन के भी वेरिएशंस बहुत होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन की बात हो कि अगर आपने खाना खाया और ब्लड शुगर लेवल्स राइज होने लग गए तो इंसुलिन रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है. बिकॉज वहां पर दिख जाता है, उस ऑर्गन को समझ जाता है कि भाई ब्लड शुगर लेवल ज्यादा है, अब इंसुलिन रिलीज करना चाहिए. हमेशा नहीं इंसुलिन रिलीज करना चाहिए. सो फीडबैक मैकेनिज्म. अब अगर ब्लड शुगर लेवल्स कम हो गए हैं तो इंसुलिन भी ज्यादा रिलीज नहीं होगा. बिकॉज ब्लड शुगर लेवल्स रेगुलेट करना ही काम है इंसुलिन का. अगर ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल में है तो इंसुलिन भी कम रिलीज होगा. क्लियर है. सो फीडबैक मैकेनिज्म है, जबरदस्ती इम्बैलेंस नहीं हो जाएगा. जस्ट इमेजिन अगर पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन ज्यादा 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 और रिलीज ही होते रहे, इट कैन रिजल्ट इन जाइजेंटिज्म. एक तरफ डॉर्फिज्म होता है जहां पर रिलीज कम होता है ग्रोथ हार्मोन तो छोटे रह जाते हैं लोग. एक तरफ क्या होता है कि ज्यादा ही रिलीज हो जाता है तो उनकी 7-8 फीट हो जाती है हाइट. तो टाइमिंग और अमाउंट इंपॉर्टेंट है ना. कब रिलीज होना चाहिए, कितना रिलीज होना चाहिए, कब रिलीज बंद हो जाना चाहिए, है ना. आप पूरी बॉडी को 70 साल के होने पर भी थोड़ा ना बोलोगे कि ग्रो होते रहो, ग्रो होते रहो. अरे कैसे ग्रो नहीं होता ग्रो. सो ग्रोथ हार्मोन की टाइमिंग होती है, एक अमाउंट होता है और वो फीडबैक मैकेनिज्म से डिसाइड होता है. सो बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो बहुत सारे अलग अलग तरीके से काम करते हैं हमारी बॉडी में. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल जो हमने बात किया वो ये कि इन केस ऑफ राइज ऑफ ब्लड शुगर लेवल दे आर डिटेक्टेड बाय सेल्स ऑफ द पैंक्रियास टू रिलीज मोर इंसुलिन. Whereas in drop in blood sugar levels, insulin secretion is reduced. जैसे हमने देखा कि उसका काम है ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में लाना. अगर ब्लड शुगर लेवल ज्यादा हो चुका है तो ज्यादा रिलीज करेंगे इंसुलिन, अगर कम है तो कम रिलीज करेंगे इंसुलिन. ठीक है. बहुत लॉजिकल और बहुत दिमाग के साथ उसका काम होता है. फीडबैक मैकेनिज्म है, बहुत सारी केमिस्ट्रीज के बीच में होती है जो आपको 11th-12th स्टैंडर्ड में ही ज्यादा डिटेल में पता चलती है, उसके बाद ही. राइट. यस. सो दैट्स द एंड ऑफ ऑल दिस. बहुत सारी चीजें हमने इस चैप्टर में बात की. अब हमारे कुछ क्वेश्चंस बचाते हैं उसको. हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन एनिमल्स. सो केमिकल कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि जो हॉर्मोन्स की बातें हैं वो कैसे रेगुलेट होती है बॉडी में, वो सब. तो आपको शुरू से शुरू करना है. आपको देखना है कि हॉर्मोन्स क्यों रिलीज करते हैं. हॉर्मोन्स इसलिए रिलीज करते हैं क्योंकि वो सेल तक पहुंचे और बहुत देर तक वो इफेक्ट रखे. ठीक है. और वो केमिकल सिग्नल्स जब जाते हैं तो बहुत देर तक उसको सिग्नल मिलता रहता है. कहां पर, जहां रिलीज होते हैं उससे बहुत दूर तक भी सिग्नल्स मिलते रहते हैं.
ठीक है। और उसके बाद आपको ये बताना है कि इट इज रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म, मतलब जब जरूरत ज्यादा होगी तो ज्यादा रिलीज होगा और कभी जरूरत कम हो जाए तो कम हो जाता है। सो इट्स ऑल रेगुलेटेड प्रॉपर्ली। सो केमिकल कोऑर्डिनेशन इस तरीके से काम करता है। एंड यस, दिस इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड, हॉर्मोन्स, दिस केमिकल्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इज द यूज ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट एडवाइजेबल? आयोडाइज्ड सॉल्ट क्यों चाहिए? क्योंकि आयोडीन इज नेसेसरी फॉर थायराइड ग्लैंड टू मेक थायरोक्सिन हार्मोन which is required for this metabolism which is required for growth। तो इसीलिए आपको आयोडीन की जरूरत पड़ती है। आयोडीन इज एन एलिमेंट which is required for that process, ठीक है, वो एक इंग्रेडिएंट है। देन क्वेश्चन नंबर 4 इज why are some patients of diabetes treated by giving injections of insulin? yes, जिनको बहुत ज्यादा डायबिटीज का इशू होता है उनको इंसुलिन इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। तो क्यों लेने पड़ते हैं? क्योंकि उनको ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल में रखना होता है। क्यों? तो उनकी बॉडी में इंसुलिन रिलीज नहीं होता क्या? नहीं रिलीज होता। उनके पैंक्रियाज में कुछ इशू होता है, सेल्स शायद इंसुलिन रिलीज नहीं कर सकते, या फिर उनके पैंक्रियाज के सेल्स को समझ ही नहीं पाते वो कि अभी इंसुलिन रिलीज करना चाहिए। सो इसीलिए आपको आउटसाइड सोर्स से इंसुलिन लेना पड़ता है, बिकॉज ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखना जरूरी है। देन क्वेश्चन नंबर 1 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन? सो अभी तक हम एनिमल हार्मोन्स भी देख चुके, अब प्लांट हार्मोन्स भी देख चुके। तो इसमें से आपको चूज करना है कि प्लांट हार्मोन कौन सा है। इंसुलिन, नो, एनिमल हार्मोन। थायरोक्सिन, नो, एनिमल हार्मोन। ईस्ट्रोजन, नो, फीमेल एनिमल हार्मोन। एंड साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन यस, जो हमने देखा था सेल डिवीजन के लिए काम आता है। ओके, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग करने वाले हैं, क्वेश्चन 11 इस चैप्टर का, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट नर्वस एंड हार्मोनल मैकेनिज्म फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन। ओके, सो शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि इंफॉर्मेशन कौन कन्वे करता है, कैसे कन्वे होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नर्वस जो सिस्टम मैकेनिज्म है उसमें इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस से इंफॉर्मेशन कैरी होती है, और हार्मोनल मैकेनिज्म में केमिकल मैसेंजर से इंफॉर्मेशन, केमिकल्स खुद जाते हैं वहां पर इंफॉर्मेशन पहुंचाने के, इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं भेजते, राइट। दूसरा पॉइंट है कि यहां पर कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है या फिर कौन सा पार्सल का फॉर्मेट यूज होता है। तो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस भेजने के लिए आपको न्यूरॉन्स की जरूरत पड़ती है, आपको पता है स्ट्रक्चर। दूसरा, हार्मोनल सिस्टम में आपको ब्लड से ही वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है। उसके बाद जो नर्वस सिस्टम है वो फास्ट है, रैपिड सिस्टम है, वेयर एज जो हार्मोनल सिस्टम है वो स्लो है, बिकॉज वो ब्लड स्ट्रीम के साथ जाता है, दूर दूर तक जाना पड़ता है उसको ब्लड्स के साथ, तो उसका एक स्पीड ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल मैकेनिज्म से स्लो ही है। उसके बाद लास्ट है, जो नर्वस सिस्टम के जो इफेक्ट्स है वो बहुत शॉर्ट लिव्ड है, बिकॉज हमने देखा था कि जो सेल्स होते हैं वो थक जाते हैं कुछ देर के बाद, तो उनको रीसेट करना पड़ता है अपना मैकेनिज्म। वेयर एज जो हार्मोनल सिस्टम है इट इज लॉन्ग प्रोसेस, मतलब स्लो पहुंचता है पर बहुत देर तक उसका इफेक्ट रहता है। कैसे? क्योंकि वहां केमिकल्स हैं ना, तो केमिकल्स उसको बताते रहते हैं कि रिलीज दिस हार्मोन, सेल डिवीजन करते रहो, ग्रोथ करते रहो। तो वहां पर हार्मोन्स रहते हैं, इसीलिए वो बहुत लॉन्ग टर्म तक वो इफेक्ट रहता है, राइट। ग्रेट, सो नाउ दैट्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया हो। हम लोग और भी चैप्टर्स के वीडियोस बनाते रहेंगे जो सिलेबस में अभी 2021 में होंगे या नहीं होंगे, जैसे ये चैप्टर नहीं है फॉर CBSE NCERT। तो अब आने वाले और भी चैप्टर्स जो बच गए हैं, 2-3 चैप्टर्स, उसको भी हम कंप्लीट करेंगे श्योरली। एंड चलो इसको यहीं खत्म करते हैं। विल मीट यू इन द नेक्स्ट सीरीज। टिल देन पढ़ाई करते रहें।